हेलो प्यारे बच्चों। आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है, इनका बेस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है इनका, इस सारी बात। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जिसे बोलते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, देखो बेटा क्या होता है ये पीएन जंक्शन। मतलब ये बेस है, जितने भी डिवाइस हम पढ़ेंगे, डायोड है ना, जीनर डायोड, फोटो डायोड, उनका ये बेस होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। जैसे पीएन जंक्शन का मतलब क्या है, फिर इसका यूज कैसे हो सकता है, ये बड़ी बात है बच्चों, धीरे धीरे समझ में आएगी। तो जैसे हमने क्या काम किया, पी और एन टाइप मटेरियल लिए सेमीकंडक्टर के, इनका सैंडविच बना दिया। मतलब दो लेयर ली, एक पी साइड और एक एन टाइप मटेरियल की, दोनों को जोड़ दिया। अब ऐसे सर जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये तरीके होते हैं बच्चों इसको बनाने के। आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे सिलिकॉन है, उसका एक हिस्सा डोपिंग कर दिया पी साइड एन टाइप के लिए और एक पी टाइप के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सोचो बच्चों, पी टाइप में क्या होता है बच्चों, मेजोरिटी में कौन होते हैं, होल्स। और एन टाइप में, एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक बच्चों होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने बेसिक क्लासेस में। एक होता है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग क्यों होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है चार्ज पार्टिकल पे तो इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं, है ना। एक फिनोमिना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है जब बहुत ज्यादा भीड़ हो कहीं पे, जैसे बलून में हवा भरी है आपने और उसे छोड़ दो तो डिफ्यूज होनी शुरू हो जाती है ना, एयर बाहर की तरफ। तो एक मूवमेंट डेंसिटी की वजह से होता है, जहां भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है उससे कम भीड़ वाले इलाके में जाना शुरू कर देते हैं पार्टिकल। तो जैसे एन टाइप में किस पार्टिकल की भीड़ है, इलेक्ट्रॉन्स की, और पी टाइप में होल्स की। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, जो किनारे के बॉर्डर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एन टाइप के पी टाइप में जाना शुरू कर देंगे। अब जैसे बच्चों ये एटम है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बनेगा बच्चे, होल बन जाएगा ना। और जिस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा ये, वहां क्या बन जाएगा, ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये आयन बन गया ना, पॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। ध्यान से सोचो बच्चों। मतलब आप कहो कि सर एन टाइप में तो जैसे वो था फोस्फोरस, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, अगर ये यहां से निकलेगा तो ये पॉजिटिव आयन नहीं बन जाएगा। तो यहां पॉजिटिव आयन बनेगा और जिसके पास जाएगा, फॉर एग्जांपल पी टाइप में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम पे बच्चों एक होल होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये आयन नहीं बन जाएगा, नेगेटिव आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया इसने। सोचो, तो इसका मतलब जैसी भीड़, जैसी ये अटैच होते हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन की भीड़ है, इधर होल्स की, तो इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे बच्चों यहां एक लेयर बना लेते हैं। देखो कैसे, यहां आयन की लेयर बननी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। देखो एन टाइप की तरफ पॉजिटिव आयन की लेयर बन रही है, ठीक है, और ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे। और ध्यान से देखो बच्चों, इस एरिया में अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां कौन है मेजोरिटी में, होल्स, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। तो अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन दिखाऊं तो यहां इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में। मैंने डॉट को किस चीज से दिखाया है, मतलब डॉट से इलेक्ट्रॉन को शो करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और देखो होल्स यहां मेजोरिटी में, ये जो बबल बनाए मैंने ये कौन है, होल्स, ठीक है। और इसमें माइनॉरिटी में होल्स, ठीक है बेटा, इसमें मेजोरिटी में। तो देखो आप समझ जाओ, ये जो डॉट है ये कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बबल जो है, होल्स। और ये पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब है पॉजिटिव आयन। और इसका मतलब है बच्चों नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन, ऐसे। अब देखो ध्यान से समझना बात बच्चों, जैसे अब ये लेयर बनती जा रही है तो वही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते जा रहे हैं, ये बनता जा रहा है। तो अब ऐसे सोचो कि जैसे ये काम चल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया डिफ्यूज होने इस साइड के होल से, तो अब इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों भाई,
इलेक्ट्रॉन जैसे सब जा रहे थे, तो अब बाद कुछ देर तक तो ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद जाने बंद हो गए इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ ना एक लेयर बन गई है, ये जो लेयर है यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट की है, ऐसे सोच लो जैसे कैपेसिटर बन गया, ये नेगेटिव प्लेट है इस प्लेट पे। तो यहाँ एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये चार्ज की आयन की लेयर बन गई इस रीजन में, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो बेटा, अगर यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यहां किसी इलेक्ट्रॉन को रख के देखो, फोर्स कैसे लगेगा उस पर? उल्टी डायरेक्शन में नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है बच्चा? उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप इस रीजन में रखते हो तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अब जरूरी नहीं कि मतलब क्रॉस कर जाए, वो कब कर सकता है? जब उसके पास काफी एनर्जी हो। तो यहां जो ये पैदा हुआ है, ठीक है, अब अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी पैदा हो गया होगा, तो यहां एक पोटेंशियल पैदा हो गया वी बी। वी बी का मतलब होता है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं आपको, समझ रहे हो बच्चों? तो ग्राफिकली ऐसे दिखाया जा सकता है। ठीक, यहां से इस पॉइंट पे देखो मिनिमम है नेगेटिव चार्ज की तरफ, और बढ़ते बढ़ते यहां पे हो गया ये, तो पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ बच्चों, देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ वो कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफ दिखाएं, नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब अगर हम इधर से एक्स मान ले, इस डिस्टेंस को इससे इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि बेटा देखो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर होगी? इधर। ठीक है, अब सोचो, तो ये जो पूरा बनाया मैंने, ये पीएन जंक्शन बनाया, अब इसमें क्या चीजें समझ में आ रही है? ये जो देखो यहां पे मोबाइल चार्ज कैरियर है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स हैं, इधर होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये चल सकते हैं, लेकिन आयन तो नहीं चल सकते। तो ये एक ऐसा रीजन हो गया ये पूरा, जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूवेबल नहीं है, जहां कोई चल ना सकता, उसको बोलते हैं डिप्लीशन। एक ऐसा एरिया जिसमें चल नहीं सकते, जैसे वार जोन होता है, जैसे आर्मी है दो कंट्री की, इधर दो कंट्री, तो उसके बीच में कोई चल नहीं सकता ना कि दौड़ रहा है चलो घूमने चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वार जोन का मतलब कोई चल नहीं सकता उसमें। तो ये बन गया बच्चों, इस रीजन को बोलते हैं, जो पूरा रीजन है, ठीक है, इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, और क्या नाम है इसके? जंक्शन लेयर। और क्या नाम है इसका? डिफ्यूजन लेयर। डिफ्यूजन लेयर क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन करंट की वजह से डेवलप हुई है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट बना, वो किस वजह से बना? इलेक्ट्रॉन की भीड़ इधर ज्यादा थी, उससे डिफ्यूज होना शुरू हो गए। अब देखो बच्चों, आप आगे फर्दर सोचो। अच्छा थोड़ा सा करेक्शन कर दूं मैं डायग्राम में, ऐसे। ठीक है, देखो बेटा, अब मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको। अगर अब किसी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना है, यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वापस भेजेगा, तो उसके पास कितना पोटेंशियल होना चाहिए? इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा या बराबर होगा, तभी तो क्रॉस कर पाएगा। तो ये इसका मतलब तभी क्रॉस हो सकता है इलेक्ट्रॉन जब उसके पास इस पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल हो। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, मान लो यहां किसी इलेक्ट्रॉन को इस एरिया से इधर जाना है, तो आपने देखा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उसको इस बैरियर के बराबर पोटेंशियल होगा, तभी तो इधर जाएगा। तो अगर मैं यहां एनर्जी का डायग्राम बनाऊं बच्चों, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना अभी पिछली क्लास में, हालांकि ये स्कूल मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन समझाता हूं बच्चों कि यहां जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की कम होगी जब वो इस एरिया में होगा, और यहां जाने के लिए उसके पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो वो कंडक्ट करेगा। तो अगर मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूं कि एनर्जी, ठीक है,
और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से लिख ही दिया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको लिख लेना है ये ई जो है। यहाँ जो ई है वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, ठीक है, कौन से साइड के लिए, पी टाइप के लिए। और ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी है एन साइड के लिए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा बच्चों, जो भी चार्ज आएगा चाहे होल या इलेक्ट्रॉन, Q इंटू वी बी होगा, नहीं बच्चों, Q4E लिख सकते हैं हम। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आपको इसे क्रॉस कराना है तो कंडक्शन बैंड में इधर एनर्जी कम होगी, जो इधर जाके कंडक्ट कर रहा है वो जंक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा Q इंटू वी बी होगा। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन इससे बहुत मदद मिलती है समझने में। समझा बच्चों, यहां से यहां जाएगा इस एरिया से इधर, तो एनर्जी बढ़ा के जाएगा ना, तो बढ़ गई, तो इसका मतलब यहां कंडक्शन जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो कम एनर्जी पे कर रहे हैं और यहां ज्यादा एनर्जी पे, ठीक है। समझ में आया बच्चों, क्योंकि होल्स इसमें ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये, इसमें होल्स होते हैं, तो होल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे रीजन में चलाना है होल्स में, मतलब पी टाइप में जहां मेजोरिटी में होल्स होते हैं, तो वहां जाने के लिए उसको एनर्जी दी आपने, बढ़ाई, तब जाके वो वहां मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसकी कंडक्शन बैंड है ये, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड भी बना सकते हैं, जरूरत नहीं है, बस कंडक्शन बैंड से ही काम चल जाएगा। ये एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी मैंने आपको अलग से बताया ताकि थोड़ी और पकड़ बने इस कंसेप्ट पे। अब एक बात बताओ, यह एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर स्कूलों में पूछा जाता है वो, कि अगर हम इसमें इंप्यूरिटी बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग द डॉपिंग, क्या होगा बच्चों, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज, ठीक है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज कर जाएगी। कैसे भाई, देखो बेटा, जैसे आप इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ जैसे ऐसे कम करोगे ना, मतलब जैसे आपने लेयर इंप्यूरिटी बढ़ाई, इंप्यूरिटी बढ़ाने से आप सोचो आपको क्या करना है भाई, ये तो एक फिक्स वैल्यू है बैरियर पोटेंशियल। आपको क्या काम करना है, आपको इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज कराना है। आप सोचो जब बहुत ज्यादा इंप्यूरिटी बढ़ जाएगी तो थोड़े से इलाके के इलेक्ट्रॉन ही इकट्ठे होकर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे ना, समझ रहे हो बच्चों। यानी कि आप ऐसे सोचो, जैसे आपको कोई इलाका खाली करवाना है और उसमें बोला गया कि बॉर्डर के इलाके से 1,000 लोग, इधर जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का एग्जाम लेते हैं, 1,000 लोग इंडिया की तरफ से इकट्ठे करने और 1,000 लोग पाकिस्तान से। तो अगर आबादी कम है बॉर्डर पे तो बहुत बड़े इलाके से लोग इकट्ठे करे जाएंगे, लेकिन अगर बहुत डेंस इलाके हैं बॉर्डर के पास तो थोड़े से इलाके से ही क्या हो जाएंगे, उतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे अगर यहाँ डेंसिटी बढ़ा दें हम, तो डेंसिटी बढ़ाने से बच्चों छोटे से पार्ट के ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर डिफ्यूजन करा देते हैं, तो इसका मतलब विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट भी आप मेंशन कर लो कि डिफ्यूजन लेयर जो होती है डिफ्यूजन करंट की वजह से फॉर्म्ड, ये पॉइंट मेंशन करने हैं बच्चों, फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। तीसरा पॉइंट क्या करोगे, ओनली दैट पार्टिकल कैन क्रॉस द जंक्शन which potential is greater than the potential of barrier, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल होगा बच्चों तो ही क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। भाई किसी आदमी को बॉर्डर ही क्रॉस करना है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि गोलियां झेले, दोनों तरफ की कंट्री रोकेंगे ना बॉर्डर क्रॉस करने को किसी भी आदमी को, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात है। अब देखो बच्चों, अब हमने पी इंजेक्शन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन है कि सर इसका फायदा क्या है। तो बच्चों फायदा इसका, हम एक डिवाइस बनाने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं डायोड। अब शुरू हुआ आपका चैप्टर। देखो बेटा, पी एन डायोड, पीएन तो पीएन जंक्शन होगा, डाई मतलब दो, ओड कहां से आओगा, इलेक्ट्रोड,
दो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपने पीएन जंक्शन देखा। इसका यूज क्या होता है बेटा, अगर आप ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। देखो जैसे आप साइकिल का टायर है, ठीक है, इसमें आप पंप लगा होता है, नोजल है, इसमें से ये अगर मान लो यहां पे सोचो, अगर आपने यहां से हवा निकलती है, ठीक है, ये हवा निकली, आप इसमें वॉल्व होती है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हम हवा भर दें, और जब हमें मतलब हमने हवा भर दी और जैसे ही पंप हटाए तो ये रुक जाए। अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमने हवा भरी और मतलब वॉल्व खराब है तो हवा बाहर आ जाएगी ना। तो इसका मतलब ये जो डिवाइस होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये जो वॉल्व है, वॉल्व का सही तरीका ये है कि इसमें तो अंदर तो जा सके एयर, बाहर ना आ सके, है ना। ऐसे एक डिवाइस होता है ये वॉल्व, इसे मैकेनिकल वॉल्व कह सकते हो आप। बिल्कुल ऐसा ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए चाहिए होता है, मतलब करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा डिवाइस चाहिए। आप क्वेश्चन सर क्यों चाहिए आपको ऐसा डिवाइस, देखो जैसे मान लो तुम्हारा फोन है ये, ठीक है बच्चों, इसकी बैटरी डाउन हो गई, तुमने इसे चार्जर पे लगाया, ठीक है, चार्जर पे लगाया, चार्जिंग पे लगाया, ठीक है, तो चार्जिंग सॉकेट है ये, इसमें वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट, आपका फोन कितने पे, 0 वोल्ट पे, ठीक है बच्चों। ये चार्ज होता गया तो फोन में लगभग 4.5 वोल्ट के आसपास तक चला जाता बैटरी, अभी हो गया 4.4 वोल्ट। अचानक बच्चों लाइट चली गई तो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। पहले क्या था, उस उधर 220 वोल्ट था, आपका फोन 0 वोल्ट पे था तो चार्ज आ रहा था। अचानक लाइट चली जाए तो इधर 4.4 वोल्ट है, उधर 0 है, तो अब करंट को उधर नहीं जाना चाहिए, हाई से लो की तरफ, सोचो, तो फोन को डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, आपने देखा होगा फोन आपने चार्जिंग पे लगाया, लाइट चली जाए तो भी बैटरी रहती है उसके अंदर। सोचो एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई तो डिवाइस होगा ना, उस डिवाइस का नाम क्या है बच्चों, डायोड। जैसे इसमें एयर इस डायरेक्शन में तो जा रही है, और अगर वॉल ठीक है तो बाहर नहीं आनी चाहिए भाई एयर, बिल्कुल ऐसी करंट इधर तो जा रहा है, इधर ना जाए, ठीक है। यानी कि हमने करंट को कंट्रोल कर लिया ना, कि इस मैनर में जा सकता है, उधर से नहीं आ सकता। जबकि अगर वायर हम लगाते हैं रेजिस्टेंस तो इधर से भी करंट उतना ही जाता है, उधर से भी। तो सेमीकंडक्टर का पहला इस्तेमाल ये समझ में आया, ठीक है। तो ये स्विच की तरह काम कर रहा है, जैसे मैकेनिकल वॉल होती है तो ऐसे ही एक स्विच की तरह काम करेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं बच्चों, है ना। ये जो स्क्रीन है ये भी डायोड से बना है, एलईडी स्क्रीन होता है। आपके घर में जो लाइट जल रही है चारों तरफ, ये भी एलईडी है, तो ये एलईडी की दुनिया है बेटा, है ना। और डायोड की, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की दुनिया है। अब देखो, तो पीएन जंक्शन ना बैकबोन है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये पीएन जंक्शन इसी से शुरुआत है, इसी से क्रांति है पीएन डिवाइसेस, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो पहले हम पढ़ें क्या है, इट इज अ डिवाइस विच acts as a switch, ठीक है। और इसके मल्टीपर्पज डिवाइस है बच्चों, ये रेक्टिफायर की तरह यूज होगा बहुत कुछ, लेकिन पहले हमें इसका वर्किंग समझना है, ठीक। तो होता कैसा है बच्चों ये, तो देखो पीएन जंक्शन, देखो बच्चों एक्चुअल में ना डायोड ऐसी दिखती है, ठीक है, ऐसी। इसका सिंबल ये बनाया जाता है, मतलब जैसे पीएन डायोड है या पीएन जंक्शन कह सकते हो सिंपली, तो ए और बी ऐसे, तो ये पीएन जंक्शन, मतलब ये तो किताबी हमने तरीका बताया, पीएन टाइप मटेरियल। और ये एक्चुअल में ऐसी होती है, जिधर एनोड ऐसे ग्रे कलर का होता है, एक स्ट्रिप होती है सिल्वर कलर की, इससे पहचाना जाता है कि ये एन टाइप है और ये पी टाइप। ये पी और एन, पी और एन का मतलब ये एरो इसलिए दिखाया जाता है कि इससे पता लगता है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब कैसे जा रहा है सर, तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये तो सिंबल बनाया हमने पीएन डायोड। अब इसकी बाइसिंग होती है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से। इसे बोल दिया कि पीएन डायोड, बाइसिंग ऑफ डायोड, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, बाइसिंग। आपने वैसे सुना होगा ना, बाइस्ड होके बात कर रहा है। बाइस्ड होना मतलब किसी के फेवर में होना या किसी को फेवर में लेना, है ना। तो बाइसिंग, अब तक आप किसी भी डिवाइस की वर्किंग समझते थे बच्चों। वर्किंग कैसे होती है, जैसे
ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, जनरेटर की वर्किंग, ऐसे पढ़ के आए हो आप। आज हम लिख रहे हैं बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग होता है अपने फेवर में लेना। बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहां पे कोई डिवाइस अगर बंद भी है ना तो भी हमारे फेवर में हो सकता है वो। ऐसे सोचो, जैसे रेड लाइट पे खड़े हो आप, तो रेड लाइट पे आप, ट्रैफिक रेड हो रखी है लाइट, आपको रुकना है। जब आपका नंबर आएगा तो ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन के टाइम रेड भी जल रहा हो तो आप क्या कहोगे, भाई रेड भी जल रहा हो अगर, तो आप नहीं क्रॉस करोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका मतलब रेड का बंद होना हमारे हित में था, उस टाइम हमारे फेवर में था, हमारे, हम समझ रहे हो। तो किसी डिवाइस का बंद होना, अब फॉर एग्जांपल अभी इन्वर्टर चल रहा है घर में, मतलब लाइट आई हुई है तो इन्वर्टर नहीं चल रहा, वो बंद है, तो वो अभी भी, वो भी हमारे फेवर में है। कैसे, अभी वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, जब फिर ये लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर शुरू हो जाएगा। तो किसी चीज का बंद होना भी हमारे फेवर में होता है। जैसे अभी फोन में हमने बताया था, डायोड से करंट इधर से इधर जा रहा है, और जब लाइट बंद चली जाए तो इधर से करंट ना जाए, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है डायोड में, लेकिन वो हमारे फायदे में है ना वो बात भी। तो करंट नहीं जा रहा है डायोड से, वो भी हमारे फेवर में है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहां लॉजिक काम करते हैं बच्चों। तो बिल्कुल ऐसे हमने कहा बाइसिंग ऑफ डायोड, ना कि वर्किंग ऑफ डायोड। और बाइसिंग का मतलब हम उसे फेवर में लेंगे। तो दो तरीके से हम उसे बायस्ड करते हैं। जैसे पहला है फॉरवर्ड बाइसिंग, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस। फॉरवर्ड बाइसिंग, देखो बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है जब पी टाइप मटेरियल पे वोल्टेज जो लगाया जाता है, वोल्टेज ऑफ पी टाइप इज हायर देन वोल्टेज ऑफ एन टाइप। ठीक है, वी फॉर वोल्टेज, मतलब वोल्टेज हम इस पे हाई वोल्टेज लगाएंगे और इस पे लो वोल्टेज लगाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे वर्क करेगा ये, देखो हमने क्या काम किया बच्चों, इधर बैटरी लगाई, तो देखना जरा, ये P है और ये N है। ठीक है, समझाया बच्चों, ये जंक्शन है, इतना है, हमने इसको जंक्शन मान लिया। तो यहां जंक्शन पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, वो तो उल्टा होता है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं मैं इसके अंदर। तो जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया ना, समझ रहे हो बच्चों। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि जैसे आप ये सोचो, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल पी में क्या होता है, मतलब पी साइड में बच्चों होल्स होते हैं मेजोरिटी में। ठीक है, और एन टाइप में, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में। ठीक है, और गलती से इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन होगा, गलती से उसमें कुछ होल्स होंगे, एक दो नहीं, मतलब रेशियो के रेस्पेक्ट में कम होंगे। ठीक है, ये एक में नहीं होते, बहुत बड़े नंबर्स में होते हैं। अब देखो इस पॉजिटिव प्लेट से होल्स क्या करेंगे बच्चों, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे ना, ऐसे, समझ रहे हो बच्चों। पॉजिटिव प्लेट से होल्स इधर की तरफ जाएंगे, किधर भाई, पुल होंगे नहीं बैटरी के इस फील्ड से, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, इधर की तरफ पुल होंगे। तो आप ये कह सकते हो, हम ऐसे ना बोल के कि इलेक्ट्रॉन होल्स मूव करे हैं, आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन यहां क्या करेगा, होल से डिफ्यूज करेगा। ठीक है, और यहां आ गया, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा। तो इसमें करंट किस तरफ फ्लो करेगा, ऐसे। ठीक है बेटा, तो करंट फ्लो कर गया ना। हाँ, ये जो वोल्टेज है V शुड बी ग्रेटर देन VB, अगर VB से कम हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सोचो बच्चों, फिर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये फ्लो ना करे, है ना। अब ध्यान से सुनो, जब फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे इसकी, तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे आपको पता लग गया कि भाई यहां पे जो पोटेंशियल है अब कितना होगा इस रीजन में, V माइनस VB, इस रीजन का पोटेंशियल है ना, बैरियर पोटेंशियल। तो हमने जैसे अभी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एनर्जी होती है, वो कुछ ऐसे बताई थी ना हमने। ठीक है, अब क्या हो जाएगी बच्चों, ये जो एनर्जी है ये डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे, कितना एनर्जी चाहिए होगी, Q इंटू वी माइनस VB। ठीक है बच्चों, एनर्जी का ग्राफ बनाया था ना कंडक्शन बैंड की एनर्जी का, तो इतनी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जो अब जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू घट गई, अब पोटेंशियल इस रीजन में घट गया, तो V इक्वल टू ED होता है ना। तो अगर पोटेंशियल घट गया
तो डिस्टेंस भी तो घट जाएगी। E4 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एनर्जी है, थोड़ा ध्यान देना। तो अगर पोटेंशियल इस रीजन में वीक पड़ गया तो डी भी कम हो जाएगा ना, विड्थ, है ना। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है बच्चों, बताओ। मेजर चार्ज, अब सारी बातें कैरियर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट करंट्स, इनकी वजह से करंट बनता है, ठीक है भाई। इसमें तो होल्स की वजह से और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। ये इंटरनल सर्किट है। और एक्सटर्नल सर्किट में तो पक्की बात है भाई, ये तो वायर है, वायर में तो करंट कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पढ़ के आए हम। दूसरी बात ध्यान रखना, ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग विड्थ ऑफ, ये सारे वो पॉइंट है जो बच्चे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, ठीक है, विड्थ घट जाती है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस तो घट ही गया, जैसे हमने पढ़ा V माइनस VB। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं बच्चों, ये पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो ये बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है भाई। क्योंकि जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है ना, अब V माइनस VB होगा, तो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल या एनर्जी बैरियर रिड्यूस हो जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो पहले फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब P टाइप पे हाई वोल्टेज और N टाइप पे लो वोल्टेज, ठीक है। अच्छा दूसरा और दूसरा कि मेजर जो करंट फ्लो करता है P टाइप में किसकी वजह से कर रहा है, होल्स की वजह से, और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। माइनॉरिटी का कोई काम नहीं है ना। दूसरा, ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग विड्थ रिड्यूस हो जाती है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल भी V माइनस VB हो गया, और बच्चों एनर्जी है ना, बैरियर एनर्जी भी रिड्यूस हो गई। पहले कितनी एनर्जी चाहिए थी, सोचो बच्चों, Q इंटू VB, अब V माइनस VB चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर अब कुछ क्वेश्चन सर्किट से बेस्ड होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे अगर ये बैटरी है, ये डायोड है, ठीक है, तो फॉरवर्ड, आप मुझे बताओ, हम पहचानना सीख रहे हैं कि क्या ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। हाँ सर, क्योंकि आपने P टाइप पे हाई वोल्टेज पॉजिटिव ला रखा है, N टाइप पे नेगेटिव, है ना, तो ये फॉरवर्ड बाइस है। तो ये कैसे बिहेव कर सकती है, तो डायोड ऐसे, ये कैसे सर, मतलब इस डायोड को रिप्लेस मैंने एक बैटरी से कर दिया, ये वोल्टेज V, ये वोल्टेज V, और ये VB की एक बैटरी लगा दी। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, आपको डायोड का बैरियर पोटेंशियल दे रखा है, तो आप इसे हटा के बैरियर पोटेंशियल लिख दोगे वहां पे डायोड का, ठीक है। अब देखो, अगर आइडियल डायोड होगी, फॉर आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। मतलब अगर आपने फॉरवर्ड बाइस कर रखी है वो, तो कोई अपोज नहीं करेगी, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी। यानी कि फॉरवर्ड बाइस में करंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फ्लो कर जाता है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ बोला नहीं है और आपको बैरियर पोटेंशियल दे रखा है डायोड का, तब उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आई बात। देखो बेटा, अब क्या है, जैसे हमने लिखा रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग को RB ऐसे भी लिख सकते हैं। रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं बच्चों, VB P टाइप मटेरियल पे आप लो पोटेंशियल लगते हो, N टाइप पे हैवी पोटेंशियल लगते हो, ज्यादा पोटेंशियल होगा तो N टाइप पे, ठीक है। अब देखो भाई कैसे वर्क करती होगी। तो जैसे आपने क्या काम करा, देखो ये जंक्शन है, बड़ा इजी सा है बच्चों। जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये P टाइप और ये N टाइप, ठीक है। N टाइप में इधर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में, और इधर होल्स, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों। अब देखना, N टाइप पे हाई वोल्टेज है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव। तो देखना इस पॉजिटिव टर्मिनल से कौन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे ना ऐसे, और होल्स नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, वो इधर खींचेंगे।
कोई जंक्शन को क्रॉस करने जा रहा है, किसी की भी मर्जी नहीं है, वो इधर जा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं। तो बताओ बच्चों, कोई जंक्शन को क्रॉस कर रहा है? नहीं, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों ऐसे सोचो, कुछ तो माइनॉरिटी होते होंगे ना, ऐसे इसमें कुछ होल्स, अब उनके बारे में सोचो जरा। वो इस पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर किधर भागेगा? इधर नहीं जाएगा। और ये होल्स इस पॉजिटिव से रिपेल होकर इधर, इसका मतलब ये तो जंक्शन क्रॉस कर सकता है ना, है ना? तो ये करंट बना सकता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। बहुत थका हुआ करंट होता है, बहुत वीक करंट होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहां ये सोचो कि यहां पे इधर क्या था बच्चों? एन टाइप नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, है ना? तो पोटेंशियल कैसे था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है बेटा, ये बैरियर पोटेंशियल था, और इसकी वजह से भी बाहर का फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पोटेंशियल दिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और ये भी ऐसे, तो मैच कर गए ना। समझ रहे हो बच्चों? देखो दोबारा समझा देता हूं मैं, आप ऐसे देखो, यहां पे क्या था? नेगेटिव आयन थे ना, ऐसे, और यहां पे पॉजिटिव आयन। तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना। समझ रहे हो बेटा? ऐसे, ठीक है, ऐसे था। और यहां देखना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ऐसे होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब इस रीजन में पोटेंशियल बैरियर इफेक्टिव जो होता है बच्चों, वो कितना हो जाता है? V प्लस VB हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी को हेल्प करता है, क्योंकि देखो इधर होल को रखो, तो अगर देखो आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, इलेक्ट्रॉन को रखो इस फील्ड में, तो नेगेटिव पे क्या होता है बच्चों? फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, वापस फेंक देगा इसको। होल्स को रखो, इधर ले जाएगा। तो इसका ना माइनॉरिटी को तो हेल्प कर रहा है, मेजोरिटी को हेल्प नहीं कर रहा है ना? तो ध्यान से सोचो, इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल हो गया इफेक्टिव। तो अगर मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, एनर्जी वाला कंसेप्ट, जैसे क्या पढ़ा था हमने? एनर्जी ऐसे थी ना, कंडक्शन बैंड की एनर्जी पी साइड पे और एन साइड पे। बच्चों इसमें क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और कितनी कितनी एनर्जी चाहिए? अब ये एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी प्लस VB। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम रिवर्स बाइस करते हैं, तो पहली कंडीशन तो ये पता लग गई। दूसरी, यहां डिप्लीशन रीजन की विड्थ, डिप्लीशन रीजन विड्थ इंक्रीज कर जाती है बच्चों। ठीक है, डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज कर जाती है। दूसरा, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज। तीसरा बच्चों, यहां ध्यान रखना है, करंट जो किसकी वजह से है? मेजोरिटी की वजह से, माइनॉरिटी की वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और बहुत थका हुआ करंट होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। भाई बहुत स्लो करंट फ्लो करता है इस केस में, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? इधर। ओ गलत, ऐसे। ठीक है, इधर, और इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हमने कुछ ओवरऑल सारी बात बताऊं मैं आपको। हमने पढ़ा, क्योंकि इसमें हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो ये सब चीजें, तो दिमाग घूम सकता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरवर्ड बाइसिंग में VP ग्रेटर देन VN, और यहां पे VN ग्रेटर देन VP। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट माइनॉरिटी की वजह से होता है, एक बड़ा करंट होता है, और यहां किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी की वजह से, वहां मेजोरिटी की वजह से। ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो करता है बच्चों इस केस में। ठीक है, ये सब लिखाऊंगा मैं, अभी आएगा ये सब। लेकिन रिवर्स बाइस कंडीशन में अगर मान लो डायोड है, तो रिवर्स बाइस कर रखी है आपने, ऐसी तो लगेगी भाई। ये देखो N पे आपने पॉजिटिव लगा दिया, इस पे ये, तो इस केस में आपको ध्यान रखना, डायोड जो होती है बच्चों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है।
क्यों सर? करंट ही फ्लो नहीं करता, एक बहुत छोटा सा करंट फ्लो करता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो डायोड को ध्यान रखना, रिवर्स बायस कंडीशन में हमेशा ओपन सर्किट की तरह बिहेव कराना, यानी कि बैटरी सर इस बार उल्टी कर दो इसके इफेक्टिव, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सी डायग्राम में, और कौन सी रिवर्स बायस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ये डायोड है, ठीक है, तो ऐसे दिखा रखिए, कुछ भी बना देगा ऐसे, ये 5 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना बच्चे, बहुत छोटा होता है, 0.2 0.1 ऐसे गिवन होगा क्वेश्चन में। ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, कोई आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? इस डायोड को बताना है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम दिखा देता हूं आपको, ऐसे ग्राउंड भी कर देगा कई बार। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन है, इन सब में बताना है कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सी रिवर्स बायस है। ठीक है, देखो सोचो, ये 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, तो पी साइड पे ज्यादा वोल्टेज है ना, ठीक है, पी साइड पे ज्यादा वोल्टेज है, तो देखो इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। भाई देख लो, पी साइड पे 5, इधर 3। अच्छा, इसमें देखो ये पी इधर है, एन इधर है, तो पी की तरफ नेगेटिव वोल्टेज है, तो इसका लिए क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है, यहां देखो ये 0 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये पी साइड, ये एन साइड, तो पी पे क्या है बच्चों, ज्यादा वोल्टेज है ना, इधर 0, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इधर देखो ये -5 वोल्ट है और इधर क्या है, 0 वोल्ट, तो ये हैवी वोल्टेज है ना बच्चों, तो इसका मतलब एन साइड पे हैवी वोल्टेज हो गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं, हाँ फॉरवर्ड बायस। अब देखो इधर 0 है ना, और तो 0 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है ना, -5 से, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस है। ठीक है, इसको देखो, हाँ इस वाले को देखो, ये पॉजिटिव पी टाइप पे -10 है, और इधर ये, तो ये बड़ा वोल्टेज होता है बच्चों, -5 -10 से बड़ा है, स्केलर में है ना ये, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये रिवर्स बायस हो गई। ठीक है, ऐसे पहचानना है, मतलब आपको देखना बड़ा वैल्यू कौन सी है और साइन के साथ कंसिडर करनी है उस पे, रियल लाइन नंबर पे, तो -5 बड़ा होता है ना -10 से। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस हो गई एन साइड पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? अब देखो, देखो बच्चों, अब जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये डायोड है और एक रेजिस्टेंस है ये 2 वोल्ट और 0.3 वोल्ट लिखा है, तो जो डायोड के ऊपर लिखा है इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल होता है, और ये 4 ओम या 2 ओम लिख दिया हमने इसको। ठीक है, इसमें करंट बताना है बच्चों। तो देखो क्या सिखाया था अभी, अब पहले तो ये चेक करो ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। तो आपने देखा ये पी, ये एन, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, तो कैसे बिहेव कर जाएगी, देखो बेटा क्या सिखाया था कि जब डायोड का आपको बैरियर पोटेंशियल दे रखा हो तो उसको हटा के उसकी जगह एक बैरियर पोटेंशियल लगा दो उल्टी डायरेक्शन में, अपोज करेगा ना ये इस बैरियर से। ये हो गया 0, ये 0.3 और ये 2 ओम। ठीक है, तो करंट कितना होगा बच्चों, आई इक्वल टू 2 माइनस 0.3/2, तो 1.7/2 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? करंट आई इक्वल टू 2 माइनस 0.3/2, 1.7/2 एम्पियर। क्लियर है? बोलो बच्चों। अब यही क्वेश्चन ऐसे आए, क्या कर दिया बच्चों क्वेश्चन में, डायोड ऐसे उल्टा लगा दिया, ओ 0.2 0.3 2 वोल्ट और ये 2 ओम। अब आपसे पूछा जा रहा है करंट बताओ,
आई कितना होगा बेटा, बोलो। ये डायोड, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, तो सोचो, आप क्या सोचोगे कि भाई करंट बताना है तो इस बैटरी को उल्टा करते हैं ना, ये रिवर्स बाइस हो गया बच्चों। देखो एन टाइप पे हाई वोल्टेज है, इधर कम, तो इसका मतलब ये रिवर्स बाइस है, तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने का मतलब करंट कितना हो जाएगा बच्चे इसमें, जीरो। ठीक है, तो रिवर्स बाइस में करंट सोचना ही नहीं है। फॉरवर्ड बाइस में आपको बैटरी को, इसको डायोड को रिप्लेस करके एक बैटरी लगा देनी है बायसिंग वोल्टेज की। और अगर इसमें भी आइडियल डायोड बोला जाता तो इसको हटा के शॉर्ट कर देते हैं ऐसे, बस सीधे करंट होता I इक्वल टू 2/2, दैट इज 1 एम्पियर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों में हालांकि ये आपके स्कूल्स के एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन यहां बताना जरूरी है वो क्वेश्चन। जैसे ये 2 वोल्ट, ठीक है, और बच्चों यहां 2 डायोड लगा दी मैंने ऐसे, ठीक है। ये इसको 2 ओम कर देते हैं, ये 0.3 वोल्ट और 0.5 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है करंट कितना होगा, तो देखो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इसके लॉजिक पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको जो बताया, वॉल्व जो होती है ना, मैकेनिकल वॉल्व होती है एक टायर में, है ना, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व होती है ये डायोड। अगर एक टायर में 2 वॉल्व लगी हो, एक जो हल्के प्रेशर पे खुल सकती है और एक बड़े प्रेशर पे, आप हवा भरते जा रहे हो, ठीक है, जैसे कुकर में होता है ना, वॉल लगी होती है सेफ्टी वॉल हैंडल के नीचे, तो अगर ज्यादा प्रेशर बन जाए कुकर में, वो फट जाएगी। अगर 2 वॉल लगी हो कि यार 10 ATM पे इतनी ये वॉल फट जाएगी और 200 ATM पे ये, तो सबसे पहले लो प्रेशर वाली ही फटेगी ना, सोचो। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पे इसका बैरियर पोटेंशियल है 0.3, इसका है 0.5, तो कौन सा पहले वॉल्व खुलेगी करंट के लिए, ये कम अपोज कर पा रही है ना, तो करंट इस ब्रांच से आएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो करंट कैसा होगा इस ब्रांच में, इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दो, ठीक है। 2 वोल्ट, 2 ओम, 0.3 वोल्ट, ठीक है, 0.3 वोल्ट, तो करंट हो गया 2 माइनस 0.3/2, 1.7/2 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से ये मतलब हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम डायोड के क्रॉस ना, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक समझने जा रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड in forward biasing and reverse biasing, ठीक है बेटा। देखो क्या होती है ये, आप कह सकते हो इनको VI कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखो बच्चों क्या है ये, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत आराम से, ठीक है। जैसे एक डायोड है, ठीक, इसके क्रॉस बच्चों यहाँ पे रियोस्टेट लगा देते हैं वेरिएबल, और ये बैटरी है कोई, और बच्चों यहाँ एक वोल्टेज लगा देते हैं मिली वोल्ट, ठीक है, और यहाँ एक मिली एमीटर। रियोस्टेट वेरी करेंगे तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ की तरह हो रहा है ना, इसमें करंट जा रहा है, वोल्टेज और करंट को रीड करना है, बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह वेरिफिकेशन है ये, बस कंडक्टर की जगह एक डायोड लगा दी, ठीक है। हम इसमें देखने जा रहे हैं कि वोल्टेज करंट कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहां हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, यहाँ वोल्टेज होगा और यहाँ करंट, मतलब रीडिंग इस वाले एमीटर की रीडिंग यहाँ लेंगे, जो करंट आएगा यहाँ से, और मिली वोल्ट वाला जो है वो यहाँ लगा दिया, ठीक है। समझ में आई बात? आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि मतलब इस, एक मिनट, ये मिली वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं, करंट मिली एमीटर है, ठीक है, वोल्टेज तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में होगा। अब मैं इस डायोड को थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ कि भाई ये पी जंक्शन है, PN जंक्शन है, और ये ऐसे। सोचो बच्चों, इसमें होल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो आप इस
इधर वाले एन टाइप से तो इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे रहे हो और इधर होल्स को धक्का दे रहे हो। तो सोचो बच्चों, आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे इसके क्रॉस, इस हालात में ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो रखी है। देखो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, यहां लिख सकते हो एफ बी, फॉरवर्ड बाइसिंग है पहला केस। अभी मैं इसको रिवर्स बाइसिंग भी करके दिखाऊंगा। तो जब आप इस पे वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हो ना जंक्शन को क्रॉस करने के लिए। तो ये कब तक नहीं बढ़ेंगे पहले तो ये बताओ भाई। आपने इसको शुरू से जीरो से वोल्टेज को बढ़ाया, इसके क्रॉस रीडिंग जीरो करी तो ये चलेगा ही नहीं, फिर वोल्टेज बढ़ाओगे तो जब तक इसका वोल्टेज, ये वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा तब तक तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, है ना। तो कुछ देर तक करंट जीरो रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, फिर बढ़ना शुरू हुआ और फिर एकदम ये एक्सपोनेंशियली ऐसे राइज करता है बच्चों, समझ में आया। और कहां तक जीरो होगा ये, बैरियर पोटेंशियल तक, ठीक, बैरियर पोटेंशियल तक ये कांस्टेंट रहेगा बच्चों। और फिर ये एक्सपोनेंशियली वेरी करता है बच्चों, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ठीक है। अब क्यों सर इसमें डायरेक्टली रिलेशन क्यों नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और एक वोल्टेज ऐसा होता है जिसपे ये एकदम सिग्निफिकेंटली बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वीटी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। और बच्चों इसका दूसरा नाम होता है नी वोल्टेज। आपसे पूछा जाएगा कि नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, तो अ वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग व्हेन करंट इंक्रीज रैपिडली एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली, ठीक है बेटा, एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से वेरी करता है। अब ये नहीं समझना है क्यों ऐसा। तो बच्चों देखो, आप देख रहे हो कि ये ना लीनियर रिलेशन नहीं है। आपको याद भी आया होगा कि हमने जब कभी, अच्छा ये करंट ना मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। आपको याद भी आया होगा कि जब हमने कभी पढ़ा था डायोड आर नॉन ओमिक कंडक्टर, क्योंकि लीनियर रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमें यह भी पता लगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो भी वेरिएबल है ना। तो अगर मैं कहूं कि यार मुझे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इतना करंट में मैंने चेंज पता कर लिया, जैसे एक पॉइंट लिया यहां पे और इस पॉइंट पे मुझे रेजिस्टेंस पता करना है, तो थोड़ा सा समझाता हूं बच्चों को, ध्यान से समझना। तो यहां कोई भी चेंज देखना पड़ेगा, आपको स्लोप चेक करना पड़ेगा। तो स्लोप के लिए सर्टेन ये डेल्टा आई चेक करो और ये थोड़ी सी विड्थ डेल्टा वी चेक करो, चेंज इन वोल्टेज। समझ रहे हो बच्चों, भाई स्लोप ऐसे पता किया जाता है ना एंगल से। तो यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देख रहे हो कैमरा में दिख रहा है। तो ये डेल्टा आई और ये डेल्टा वी, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज आर डी बोलेंगे इसको, डायनामिक रेजिस्टेंस है ये। डायनामिक, सर डायनामिक क्यों, क्यों बेटा ये वेरिएबल है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्योंकि वैल्यू वेरिएबल होगी, देखो स्लोप इसका बदलता जा रहा है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। जहां पे भी आपको कैलकुलेट करना होगा, अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें ये आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराऊंगा। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुई। तो फॉरवर्ड बाइसिंग से आपको रेजिस्टेंस पता लग गया कि भाई वेरिएबल, और जहां भी चेक करना होगा तो टेंजेंट डालेंगे, है ना। सही तरीका तो मैथमेटिकली टेंजेंट डालने का, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा वो, तो हमें डाटा दिया गया होगा ऐसे कि ये वैल्यू इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू चेक कर लेंगे, छोटा सा ट्रायंगल बना के, छोटा सा चेंज इन वोल्टेज, छोटा सा चेंज इन करंट, ठीक है। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस वेरिएबल है ना। हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो ये सेमीकंडक्टर के फायदे हैं। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुई बच्चों, और हमने समझा इसका रेजिस्टेंस, और करंट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ये सब याद रखना है इसमें। अब देखो, अब चलते हैं रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा बेटा, अगर मैं इसी में आपको रिवर्स बाइसिंग करके दिखाऊं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, रिवर्स बाइसिंग सेकंड केस। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है बच्चों, देखो डायोड है जैसे, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना। और बच्चों ये ऐसे, यहां पे ध्यान रखना बच्चों, हमें मिली एमीटर चेक नहीं करना था, माइक्रो एमीटर से हम
माइक्रो एमीटर से करंट चेक करते हैं, तो करंट बहुत छोटा होगा। अब सोचो इसी में ग्राफ बना देता हूं मैं, तो इसमें वोल्टेज उल्टा कर दिया तो इधर चलते हैं। तो बच्चों देखो, आप सोचो कि रिवर्स बाइसिंग में इधर पी पे हाई हो गया, एन पे लो हो गया, सॉरी पी पे लो हो गया, एन पे हाई वोल्टेज हो गया, है ना। और डायग्राम बना के देखते हैं कैसे दिखाई देगा। अभी हम पढ़ के भी आए हैं पीएन जंक्शन। बेटा देखना, इस पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं खींचेंगे इस पॉजिटिव प्लेट पे, और होल्स किधर खींचेंगे इधर, तो कोई जंक्शन को क्रॉस करेगा तो बताओ करंट फ्लो करेगा? नहीं। लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो होते हैं ना, तो पी टाइप में कुछ माइनॉरिटी वाले होंगे ऐसे, और एन टाइप में होल्स होंगे। ये क्या करेंगे बच्चों, ये तो क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ना जंक्शन को, तो यानी कि करंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, इस पॉजिटिव ये नेगेटिव से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप में माइनॉरिटी में, वो इधर क्रॉस करेंगे, इससे रिपेल हो गए तो जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे। तो एक बहुत हल्का करंट, बहुत माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो करता है। और कितना देखो, ऐसे, इसको बोलते हैं बच्चों आई नॉट, और ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है। दिट इज ड्यू टू, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और देखो करंट ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, ये उल्टी डायरेक्शन में क्यों दिखाया? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे तो करंट कैसे आ रहा होगा बच्चों? बैटरी आपने ऐसे लगाई तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल्स इधर जाएंगे, तो एक बहुत थका हुआ करंट जाएगा ना, तो ये करंट ऐसे होगा बच्चों, आई नोट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब समझ में आ गई बात? अब देखो बच्चों, अगर आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट और फॉरवर्ड करंट में एक रिलेशन चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में लिखी हुई है। हालांकि बहुत अलग अलग तरीके से अलग स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगी आपको। ई इंटू वी अपॉन के इंटू टी -1, इसमें मिसप्रिंट भी हो रखा है बुक में, तो ये भी ध्यान देना है। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है, बस जस्ट बताया कि करंट देखो वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है ये, और आई नोट क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, आई नोट। तो ये एक्सप्रेशन है, मतलब जस्ट मैंने लिख दिया क्योंकि किताब में एनसीईआरटी में एडिशनल में लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, आप साइकिल के टायर में हवा भरते रहो, आप हवा भरते जा रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, एक टाइम में इतनी हवा भरेगी कि वो टायर फट जाएगा, या तो टायर फटेगा या वॉल भी तो फट सकती है ना। तो आप सोचो, ये थोड़ा ध्यान देना है। यहां बच्चों एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप इसे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ओ ये तो वापिस ही चला गया, देखो अचानक यहां ब्रेक डाउन हो जाता है VBD, और ये ऐसे ऑर्डर होंगे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे ऐसे लगभग 80 वोल्ट, ऐसे 70 वोल्ट, मतलब ये बड़े वोल्ट में। और ये कितने में है? जैसे ये आपको बताया मैंने, ये जो होते हैं ना, जैसे VT जो होता है जर्मेनियम के लिए, पता है कितना होता है? 0.6 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 वोल्ट ऑफ जर्मेनियम। तो ये बहुत छोटे वोल्टेज, ऐसे बहुत छोटे पे बहुत ज्यादा करंट फैल जाता है। और ये देखो कितना अपोजिट में ज्यादा वोल्ट, 80-70 वोल्ट, तब ये ब्लास्ट होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, इसको समझाता हूं बच्चों। देखो समझना बात को। ये P, ये N टाइप, ठीक है, P और N टाइप का मटेरियल है। अब देखो बच्चों, हमने क्या काम किया, सोचो, P टाइप होल्स होते हैं ना, और N टाइप्स में क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ध्यान से सुनना। अब ऐसे सोचो कि इसे रिवर्स बाइस कर रखा है, ये ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया ये, और आप इसको बढ़ाते जा रहे हो रिवर्स बाइस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। अच्छा, P टाइप में भी तो कहीं इलेक्ट्रॉन होते होंगे ना, कहीं तो बॉन्ड बॉन्ड होता होगा, है ना। तो सोचो कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है P टाइप में, ठीक है, और बच्चों सोचो उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत बड़े ऑर्डर में बढ़ गया तो ऐसा हो सकता है नहीं बच्चों बॉन्ड तोड़ दे ये। और अगर इसने बॉन्ड तोड़ा तो ये अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड ऑर्डर होता है लगभग सबका सेम होता है एक लेवल पे, एक ऑर्बिटल में, है ना। तो जितने भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे सारे एक साथ बॉन्ड तोड़ेंगे अपना और फ्री हो जाएंगे। तो फ्री हो गए तो किधर की तरफ भागेंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ा नंबर भागेगा, दौड़ेगा, तो एक बड़ा करंट नहीं फैल गया इधर। और कौन सी डायरेक्शन में, कौन सा करंट बना रहा है, रिवर्स सेचुरेशन करंट, लेकिन बहुत बड़ा। तो ये बच्चों देखो एक बड़ा करंट हो गया। क्या इसको वोल्टेज से कंट्रोल कर पाओगे आप? नहीं। अगर एक बार वॉल टूट जाए, वॉल्व, हवा जिससे भर रहे हो टायर में, उसे कंट्रोल कर लोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस है, ऐसा ही कुछ एडियाबैटिक जैसा प्रोसेस है, बहुत फास्ट होता है ये। तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ब्रेक डाउन 2 स्टेप में होता है। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है एक पर्टिकुलर जिस पे टूटता है, और ये 2 स्टेप में होता है बेटा, जीनर और एवलांच। एवलांच होता है ना, पहाड़ों पे आता है बच्चों, जैसे बर्फ का एक टुकड़ा टूटा, वो दूसरा ग्लेशियर का टुकड़ा, तीसरा, चौथा, ऐसे पूरा ग्लेशियर टूटना शुरू हो जाता है। मूवी में देखा होगा, बाहुबली में, बहुत सारी पिक्चरों में हुआ है। तो जीनर होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक देयर बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड तोड़ते हैं अपना। और एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करते हैं, ये जो बॉन्ड तोड़ चुके हैं ये चलेंगे, तो रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसे हाय हेलो बोलेंगे या टक्कर मार के तोड़ेंगे? टक्कर मार के तोड़ देते हैं। तो यहां लिखना है इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द बॉन्ड ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन टक्कर मार के जो बॉन्ड बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन के, उनको तोड़ देते हैं, तो बाकी भी फ्री कर देते हैं, आजाद कर देते हैं। तो बहुत बड़ा करंट फ्लो कर जाएगा ना, तो जो बिना कंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते आपको, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन करंट। और ये कब हुआ है? रिवर्स कंडीशन में। ठीक है, तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, जिसमें हमने फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ी और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइस में करंट रैपिडली एक्सपोनेंशियली चेंज हुआ, शुरू में नहीं होता जब तक बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं होता, और उसके बाद रिवर्स बाइस में नेग्लेजिबल करंट, लेकिन माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का ध्यान रखना, और उसके बाद आपने वोल्टेज बढ़ाया तो ये बहुत बड़ा करंट फ्लो कर गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एक डायोड का ग्राफ दे रखा है, देखो वीआई ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा फाइंड द रेजिस्टेंस एट 15 मिली एम्पियर और फाइंड द रेजिस्टेंस एट -10 वोल्ट। ठीक है, तो और साथ में ये इस तरीके से कर्व दे रखा है, देखो 15 माइक्रो मिली एम्पियर यहाँ पे है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग थोड़ी सी आगे 20 वोल्ट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर पे और 10 मिली एम्पियर पे, ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रखी है। मैंने अभी क्या सिखाया था कि ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग रीजन है, ये इधर वाला रिवर्स बाइसिंग है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस क्या लिखा था हमने, डायनेमिक, बोलो बच्चों, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा वी आपने इतना चेंज किया, ये होगा ना डेल्टा वी, और ये क्या होगा बेटा, डेल्टा आई। तो डेल्टा वी कितना हो गया, 0.8 माइनस 0.7, और डेल्टा आई करंट में कितना चेंज आया, यहां से यहां तक जाने में 20 माइनस 10, लेकिन मिली एम्पियर है ना। तो देखो ये हो गया 0.1 ऊपर, ये 10, और ऊपर जाके ये 10 की पावर 3, यानी कि 10 10 10 है ना। एक 10 से ये काट दो, एक ये 10 कट जाएगा, इससे क्या बचा, 10 ओम। ठीक है, तो इस डायोड का फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम। कब, जब 15 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, तो उसके आसपास की रेंज चेक कर लेते हैं ऐसे। क्लियर है बेटा? दूसरा, अब इस क्वेश्चन में पूछा -10 वोल्ट पर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहां पे हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है और करंट की, तो सीधे क्या करेंगे, रिवर्स बाइसिंग में, बी पार्ट इसका, रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग, क्या करेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज कितना है 10 और करंट कितना है 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है बेटा, तो 1 माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6, ऊपर जाके 10 की पावर 6, कितना आ गया ये 10 की पावर 7 ओम। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा है।
आप सीधे सीधे इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट वोल्टेज के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है ना। देख लो बेटा, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ओपन रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं जाने देता डायोड। ठीक है, तो ये था पीएन जंक्शन और डायोड कैसे बाइस्ड होता है। सर इसका फायदा क्या है, अब तक हमने इसका फायदा नहीं ढूंढा। ठीक है, तो अब हम इसका डिवाइस बनाने जा रहे हैं जिससे हम रेक्टिफायर बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके रेक्टिफायर बनाएंगे और पीएन डायोड के अलावा कितनी डायोड है उनको समझेंगे। तो ये अभी हमने आज की क्लास में पीएन जंक्शन समझ लिया और पीएन डायोड, इसके वर्किंग अगली क्लास में। बाय बच्चों।